गुडनेस बढ़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है। जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। आज प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सिर्फ किसी एक खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हमने बात करनी है। और वो मौजू है इकोसिस्टम के हवाले से, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के हवाले से, माहौलियाती निज़ाम की बहाली के हवाले से। ये बारिशें पहले भी होती रही हैं, मौसम पहले भी बदलते रहे हैं, मगर आज इनके बदलने से हम लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और भाल नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसी क्या तब्दीलियां आई हैं कि आज हम इस नहज तक आ चुके हैं कि लाखों करोड़ों लोग वो मुतासिर हो रहे हैं। ये बारिश अल्लाह ताला की रहमत हमारे मुश्किल और अजाब बन गई है। ऐसा आखिर क्या हुआ, क्या कर दिया हमने? माहौल इस कदर कैसे बदल गया, और सिर्फ पाकिस्तान या कुछ कंट्रीज़ वही इसकी लपेट में क्यों आए हैं? इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सीईओ हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के, जनाब मसूद लोहार साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए, बाकी सारे सवालात से पहले क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। देखिए, ये हमने कोई 18 महीने पहले ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। कराची में हमने कोई 82 डिफरेंट वैरायटीज़ के पौधे, नेटिव पौधे लगा के, और वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि बर्ड्स वापस आएँ, नेस्टिंग करें, परिंदे, झीलें बनाई, उसमें नेटिव एक्वाटिक प्लांट्स। और अब वहाँ पे वो जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया है कि भाई इकोसिस्टम रिस्टोर हो सकता है। कराची में तो आप देखें ना, ऊपर देखें तो सिर्फ चीले उड़ रही हैं। तो अब वहाँ पे ये एक मॉडल बन गया है। 40 एकड़ पे कोई हमारे 97,000 हमने पौधे लगाए हैं, और इस वक्त हमने कोई 6 लाख सीड्स भी ड्रॉप किए हैं बारिश से पहले, उनकी भी स्प्राउटिंग हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह का एक मॉडल है जो रेप्लिकेट किया जा सकता है। अगर 18 महीने में हम समंदर के साथ ये कर सकते हैं तो पाकिस्तान में कहीं भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और हमने बहुत सारे परिंदे और छोटे छोटे जानवर जो नायाब हो चुके हुए हैं, हमने अपने बचपन में वो देखे हैं और अपने बच्चों को वो नहीं दिखा पाए। बड़ी एक बुनियादी सी बात है। मैं उस दिन अपनी वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि हमने बचपन में गुलहरी देखी है, हमारे घर में हुआ करती थी, उसकी गुलहरी की एक फैमिली होती थी। फिर खुद देखी है। आज अपने बच्चों को सिवाय गूगल पे हम ये कहीं दिखा नहीं पा रहे। हुदूद का एक जोड़ा लास्ट वीक हमारे फॉरेस्ट में आ गया है। अच्छा, जबरदस्त। देखना हो तो आ जाए उधर। अब देखें एक जोड़े की। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ ना, आपने आखिरी बार तोता कब देखा? पिंजरों में नहीं, बाहर नहीं है, नहीं देखा। नहीं है, खत्म। पंजाब में मैंने अमरूद के दरख्तों वगैरह पे देखा, वहाँ लाहौर में होते थे तोते, और लाहौर में भी नहीं है अब। लाहौर में बहुत होते थे तोते। क्यों? हम लोग क्या देखिए, मैं आपको बात बताऊं हो गए इनके? नहीं, मैं आपको बात बताऊं, हमारी कौम का एक माइंडसेट बन गया है कि हम प्लॉट, अपार्टमेंट या बंगलो अगर मेरा है तो उस वजह से मैं बड़ा अमीर हूँगा। अब उसी से पैसे कमा रहे हैं। ये जितना मुल्क डूबा है ये सिर्फ हाउसिंग कॉलोनीज, गलत जगहों पे कब्जे करके, गलत बिल्डिंगें बना के ये तबाह, पूरा मुल्क चौक हो चुका है। कंक्रीट के जंगल बना दिए हमने। बिल्कुल बेसिक मसला ही किसी न, मैं हुक्मरान को जिम्मेदार ठहराता हूँ, करप्शन है, ये सब कुछ छोड़ दें। आप पानी के रास्ते बंद कर देंगे तो पानी तो आपको नहीं छोड़ेगा। और ये सारा, मैं एक और भी चीज करना चाहता हूँ, एक बिल्डर्स के ऊपर एक फ्लड टैक्स लगाना चाहिए।
इमीडिएटली इतना % टैक्स दो, तो उसी टैक्स को जो है आप इस रिलीफ में इस्तेमाल करो। भाई पैसे तुम कमा रहे हो, तुम तो रहना है तुम्हें दुबई या तुम किसी और मुल्क में, तुम तो ड्यूअल सिटीजन हो। यहाँ जो मिस्कीन डूब मर रहा है वो कहाँ जाएगा? तो टैक्स दो, टैक्स दें। एक वैसे खबर पढ़ रहा था मैं कि 1 लाख सैलाब मुतासरीन जो हैं वो इस वक्त कराची में दाखिल हो गए हैं और एटलीस्ट 1 लाख पहुंच गए और पता नहीं कितने लाखों लोग जो हैं वो भी इस चीज़ के मुंतज़िर है कि वो वहाँ से नकल मकानी वो इसलिए नहीं पहुंच रहे कि रोड टूटे हुए हैं और टैक्सी का किराया जहाँ पे 10,000 था अब वो 50,000 रुपया है, क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो पैनाडोल की गोली भी महंगी कर देती है। मरी वाला वाक़या महंगी हो चुकी हुई है। मरी वाला वाक़या याद है ना? हाँ। कि वो होटल वालों ने उनको बाहर छोड़ दिया, वो मर गए। हम सब मरी वाले ही हैं, सिर्फ वक्त की ज़रूरत है। तो वो मुझे बता रहा था बंदा कि एक बंदा गाय बेच रहा था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, वो 5,000 रुपये भी बेच रहा था, लेकिन कोई 5,000 में लेने के लिए तैयार नहीं था एक गाँव में, कंबर शहदाद कोट के गाँव में। ठीक है, क्योंकि जो अमीर है वो अब इस मिजरी से पैसे कमाना चाहता है, जो अफसर है वो चाहता है कि शहर ज़्यादा डूबे ताकि ज़्यादा इमदाद आए, जो इरिगेशन ऑफिसर है वो इसलिए डुबोता है कि यह टूटे ताकि पैसे आएँ तो मैं वो उसकी रिपेयर कराऊं, जो रोड का इंजीनियर है वो ये चाहता है कि जो रोड है वो टूटे ताकि उसके पैसे पर आए कि स्कीम आएगी तो मैं पैसे खाऊंगा। तो जब आप किसी की मुसीबत से पैसे कमाने वाली कौम हो तो डूब के मरो। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों किसी को कहते हैं कि शर्म से डूब के मरो। कभी कभी अल्लाह कौमों को भी कहता है कि डूब के मरो। क्या ऐसे अफसोसनाक हालत है, अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। अच्छा, आपने बताया क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से, कराची का शहरी होने के नाते मैं इस अर्बन फॉरेस्ट का, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का सुनकर मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारी दुआएं हैं कि आप कामयाब रहें और इसको ज़्यादा मतलब ताकत के साथ जो है ना इसको काम को फैला सकें। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये क्या होता है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। देखिए, अब मैं आ जाता हूँ कराची के इकोसिस्टम पे। कराची इज अ कोस्टल सिटी। एक्चुअली इकोसिस्टम क्या है, थोड़ी सी इकोसिस्टम ये कि अल्लाह ताला ने एक बायोडाइवर्सिटी का एक निज़ाम बनाया हुआ है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जैसे फूड चेन है, सब कुछ तवाजुन में है। हाँ, फूड चेन है। फूड चेन ये है कि एक छोटा से छोटा जो इंसेक्ट हम नहीं देख सकते, फिर बैक्टीरिया, फिर ऊपर आते जाएं, फिर बीटल्स, फिर मक्खी, फिर मच्छर, फिर इस तरह आते आते फिर जो है ना जानवर, कोई उसको खा रहा है, चुपकली जो है उसको खा रही है, वो उसको कोई और खा रहा है। तो फूड चेन पे कहते हैं कि इंसान है, वो सबको खाता है, लेकिन इंसान के ऊपर भी एक है, वो है मच्छर जो इंसान को खाता है। सही है, ठीक है। फिर मच्छर के ऊपर है ड्रैगन फ्लाई, बम्बूरी कहते हैं, पता नहीं पंजाबी या उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा, वो मच्छर को खाती है। देखिए, दिस इज, तो इस इकोसिस्टम दुनिया में 200 इकोसिस्टम्स हैं, 200। अच्छा, हाँ, और वो सिंध का जो इंडस डेल्टा इज वन ऑफ देम, कराची इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कराची के इकोसिस्टम पे। ठीक है। कराची इज अ कोस्टल सिटी। कोस्टल सिटी में क्या होता है कि अल्लाह ताला क्रीक्स बनाता है, रिवर्स होती हैं उनकी, और फिर उनकी सब क्रीक्स होती है, फिर उसकी लेगून्स होती हैं। लेगून मीन्स नमकीन झीलें। ठीक है। ऐसी झील जो समंदर से कटा हुआ पानी होता है, समंदर से कनेक्टेड। ठीक है। फिर एस्ट्यूरीज होती हैं, फिर मड फ्लेट्स होते हैं, फिर उसमें मैनग्रोव्स होते हैं। ये अल्लाह ताला इसलिए रखता है कि कोस्टल सिटीज में सुनामी आ सकती है, कोस्टल सिटी में साइक्लोन आ सकते हैं। कराची में साइक्लोन आए हैं, मैं बताऊंगा, मुझसे पूछिएगा कि कितने आए हैं और कितने लोग मरे हैं। सुनामी आई है 1945 में। अब हुआ ये कि इन्होंने कराची की 2 क्रीक्स थी, एक थी गिजरी, दूसरी थी कोरंगी। ठीक है। गिजरी क्रीक तो अब नहीं है, वो तो गिजरी तो कॉलोनी है। हाँ, आपको तो पता भी नहीं हुआ, गिजरी एक क्रीक थी। ये मैंने पहली दफा सुना है। और कोरंगी क्रीक का पता मुझे। कोरंगी क्रीक की सब क्रीक्स मुझे एक दिखा दें। गूगल मैप पे मैं नाजरीन को कह रहा हूँ कि गूगल मैप खोलें, गूगल अर्थ, उसमें देखें कि कोरंगी क्रीक की कोई सब क्रीक नजर आ रही है। अगर नहीं आ रही तो फिर कोई मसला है ना फिर, और अगर नहीं आ रही तो उधर है क्या। उसके बाद दूसरी लेगून्स। आपको पता है बोट बेसन जो है ये बेसिकली ओबायो लेगून है। बोट बेसन की ये जो काली झील जो है, काला पानी जो है, ये बेसिकली ओबायो लेगून है। अंग्रेजों के जमाने के मैप्स निकाल के देखें। अच्छा। और इट वाज कनेक्टेड विद द सी। ठीक है। और बीच में आपने जो है वो ब्रिज बना के उसको बंद कर दिया। मतलब आप इतनी अकल नहीं है कि भाई लेगून है, हाउ कैन यू डू दिस। उसके ऊपर आपने वो ओवरहेड बनानी थी ताकि इट शुड हैव बीन कनेक्टेड, लेकिन उन्होंने बना के उधर हाउसिंग कॉलोनी बनाने की कोशिश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने केपीटी को भी शायद मना कर दिया है, वो जो कॉलोनी बना रहे थे। हिजरत कॉलोनी
आपकी श्रीजना कॉलोनी, टोटल ये लेगून सी, इनके ऊपर आपने, और स्यूरेज सी, इनके ऊपर लोगों ने जो है रिक्लेम करके कॉलोनियां बना दी। अब आपके पास कोरंगी क्रीक भी जो है वो श्रिंक करते जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आपकी दो रिवर्स हैं, लियारी और मलीर, दोनों जो है उनको श्रिंक करते और उसकी दोनों की डेल्टाएं जो है वो आपने खत्म कर दी। आप डेल्टा समझते हैं, क्योंकि जब फ्रेश वाटर झील नदी जो है ना वो जब समुद्र में आती है तो अपने साथ सिल्ट लाती है, तो सिल्ट आकर डेल्टा में मड फ्लैट बनती है। जब आप डेल्टा को खत्म कर देंगे तो सिल्ट जो है मड फ्लैट नहीं बनाएगी, सिल्ट जो है अंदर जाके आपके चैनल्स बंद करेगी। अब केपीटी से मैं पूछ रहा हूं कि ड्रेजिंग पे डेली आपका कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि आपको रोजाना वो साफ करना पड़ता है, नहीं तो जहाज अंदर आ ही नहीं सकते। अब नेवी से मैं पूछ रहा हूं कि डॉक यार्ड पे आप ड्रेजिंग पे कितना रोजाना खर्च करते हैं, क्योंकि वो आप ड्रेजिंग ना करें तो आप चला ही नहीं सकते अपने फ्रीगेट्स। मुकम्मल तौर पे शहर चौक हो चुका है। मेरी प्रेडिक्शन नोट करें, 3 साल के अंदर डीएचए के काफी फेजेस, क्लिफ्टन के काफी जगहें फर्स्ट फ्लोर पे पानी आएगा। मतलब ये जो आजकल बातें गर्दिश कर रही हैं, वो आम बारिशों में, साइक्लोन की तो बात ही ना करें, साइक्लोन की तो बात ना करें आप। 1902 में साइक्लोन आया, गूगल करके देखें, ठीक है। 1944 में साइक्लोन आया, 10,000 लोग डिस्प्लेस हुए। 1964 में आया, 65 में आया, कराची में 10,000 लोग मरे। लेकिन चूंकि उस वक्त हम, दिसंबर में आया था, उस वक्त हम ताजा जंग इंडिया से मतलब जंग लड़ चुके थे इंडिया से, 65 की बात कर रहा हूं। तो अखबारों में, मीडिया में उस वक्त जो है छाई हुई थी जंग की खबरें, तो ये खबर जो है मर गई। मैं क्लेम कर रहा हूं, पूछें लोगों से कि 10,000 लोग मरे थे कराची में या नहीं, 65 में। ठीक है। अच्छा, तो उस वक्त भी ये जो आपने कहा कि समुद्री तूफान जो आए हैं, इसके पीछे भी ये हमारे माहौलियाती निज़ाम के साथ जो हमने ज्यादतियां की हैं, ये देखिए साइक्लोन्स शाहजहां के ज़माने में आया था, 17th सेंचुरी में, और शाहजहां नामा में शाहजहां ने लिखा है खुद कि ठट्टा में साइक्लोन आया है, साइक्लोन तक नाम दिया, तूफान आया है, और 5 लाख लोग मरे हैं। अच्छा, हाँ, 5 लाख, मतलब पूरे रीजन में, सिंध के रीजन में। अच्छा, उसके बाद साइक्लोन तो आते रहते हैं, लेकिन अब साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी रेगुलर हो गई है। ठीक है। और ये मेट ऑफिस का एक असेसमेंट आई थी, मेरे ख्याल उनकी वेबसाइट पे भी है, कि पाकिस्तान में टेक्निकली अब हर दूसरे साल साइक्लोन आ सकता है। लेकिन कराची को हिट करे अगर, अल्लाह माफ करे ना, अब 65 समझे लास्ट था, उसके बाद दो तीन आए हैं लेकिन गुजर के चले गए। आम अगर बारिश में हमारा ये हाल है, अल्लाह माफ करे अगर साइक्लोन हिट करे तो क्या करेगा? आपकी तो कोई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, लेगून्स जो होती हैं। सर देखें, आप माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सिंध और कराची के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए सर कि कुछ अर्सा पहले हम लोग बारिशें ना होने की वजह से इस कदर परेशान थे और ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि अगले कुछ सालों में यहाँ पे कहत साली हो जाएगी, खुश्क साली हो जाएगी, पानी नहीं है, पता नहीं क्या क्या होगा। वैसे ही पानी यहाँ पे ख़रीद के यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, खाने पीने, नहाने और हर काम के लिए पानी जो है ख़रीदना ही पड़ता है। तो वो बड़ी फिक्र हो रही थी कि पानी ख़त्म हो गया, अब क्या होगा। अब पानी इतना ज़्यादा हो गया कि अब पानी ख़त्म होने से शायद इतनी जाने ना जाती जितनी पानी के ज़्यादा होने से चली गई। इसमें हमारा बिगाड़ कहाँ पे है? हमने एज ए नेशन कहाँ पे हमने गलतियां की हैं कि जिसकी सजा हमें आज भुगतनी पड़ रही है? कोई मसला नहीं, मैं सोशियोलॉजी का माहिर हूँ, मैं पाकिस्तान का 60-70% देख चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक लफ्ज़ है अफलातून और दूसरा लफ्ज़ है बिल्डर। अफलातून वो है जो हमें अभी 4-8 महीने पहले चल रहा था, डैम बनाए, बूंद बूंद के लिए तरस जाओगे। भाई क्यों तरस जाएंगे? हम इंडस वैली हैं, डैम्स के जो प्रोमोट करने वाले कंसल्टेंट जो है ना, जो अफलातून, जो टीवी पे आके बातें करते हैं, कहाँ है? बात करें ना, अभी कहाँ है? अभी वो क्या कहेंगे कि जी डैम अगर होते तो ये पानी बच जाता। अरे पागल आदमी, नौशहरा में अगर इस वक्त अगर डैम होता तो इस्लामाबाद भी डूब जाता।
डैम तो रोक ही नहीं सकता पानी को। आप जो इको सिस्टम है, जो डिप्रेशंस हैं, जो नेचुरल डिप्रेशंस हैं, उनको रिटेन करें ना। आप जो वाटर शेड्स हैं उनको रिटेन करें। आप ये कैसे कर सकते हैं कि जी अच्छा आप वो बताएं। सर एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं आगे बढ़ने से पहले। जितने बड़े बड़े वो ममालिक जिनकी हम मिसालें देते हैं, जिन जैसा बनना चाहते हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जिन जैसा बनाना चाहते हैं, उन सब ने डैम्स बनाए और डैम से तो उन कौमों ने फायदे नहीं उठाए। क्या हमारे यहाँ डैम्स की जरूरत नहीं है? तो इस पर तो बताएं। अब अगेन बात आ जाती है, जब अब हम डैम की बात करते हैं ना, रिजर्वायर एक होते हैं मेगा रिजर्वायर, एक होते हैं मतलब प्रो नेचर रिजर्वायर। प्रो नेचर रिजर्वायर की तो मैं खुद बात कर रहा हूँ ना। मैं तो कहता हूँ ओबायो लेगून को बना दो। ओबायो लेगून जो है बोट बेसिन, हाँ ठीक है, इसमें कितना पानी आ सकता है? हाँ। कराची में 2000 जगह हैं जहां पे रिजर्वायर बन जाएंगे, झीलें, कंवर के फूल लग जाएंगे, आप जाके टूरिस्ट पॉइंट बना दें। आपने कालाबाग डैम देखा? आपने वो तरबेला डैम देखा है? वो रावलपिंडी के पास जो है तरबेला डैम ऊपर जो है, बड़ा डैम जो हमारा है। अच्छा नहीं, मैंने देखा है। अच्छा हाँ, अब मैंने देखा है और मैंने उनकी वो क्या करता है कि जब पानी आता है तो डैम सिल्ट रोक देता है, पानी जाने देता है। अब सिल्ट जब रुकेगी तो डैम में वो डैम की कैपेसिटी कम होती जाती है, फिर उसके लिए अरबों रुपए चाहिए, फिर उसको और बड़ा करते हैं। सिल्ट जब नहीं पहुंची दरिया सिंध में तो डेल्टा खत्म हो रहा है। सिल्ट चाहिए, सिर्फ पानी नहीं चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात सर, यहाँ पे एक बात, हाँ। एक छोटा सा वक्फा है, हमें वक्फे की तरफ बढ़ना है, ये हमारे शो की मजबूरियाँ होती हैं। हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बारिशों से मुतल्लिक हम ज़रूर पूछेंगे कि जो हमारे मेहमान हैं इनका इल्म क्या कहता है कि बारिशें जो हैं वो क्यों हुई हैं, यहाँ पे हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ मसूद लोहार साहब जो कि क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के CEO हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आपसे बात हो रही है। वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि हम माजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख चुके हैं जिनका आज हम फ़ायदा तो उनसे सबक हासिल नहीं कर रहे हैं, और आप माहौलियाती निज़ाम की बहाली के हवाले से हमें कुछ बता रहे थे। तो सर, ये डैम्स के बारे में आपने कहा कि जिन डैम्स का तज़किरा हम सुनते हैं ये सबके सब डैम्स अच्छी वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक हद तक उनका फ़ायदा था कि बिजली बनाई जा सकती थी डैमों से, पानी का रिजर्वायर हमारे पास होता था, लेकिन ये कि अब तो ज़माना आ गया सोलर का और विंड एनर्जी का। हम तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की अल्लाह ताला ने हम सब कुछ दिए, तो बिजली का तो आप निकाल दें बाहर। शहबाज साहब ने कल ही अभी ऐलान किया इस बात का कि 10,000 मेगावाट बिजली के लिए हम शमसी तवानाई और हवा के जरिए जो है वो बन गए हैं। नूरियाबाद पूरा ये देखें विंड एनर्जी बन। तो अब ये कहानी बयाना है, ये जो बिजली वाला ये तो आप निकाल दें। अब आ जाए रिजर्वायर पे। अब मसला ये है मेगा डैम्स का, जैसे मेगा डैम्स की हम बात करें, कालाबाग या ये तरबेला या मेगा डैम्स में ये होता है कि जब आप सिल्ट जो है वहाँ रुक जाती है और पानी नीचे आप छोड़ते हैं कंट्रोल तरीके से। सिल्ट डेल्टा के लिए चाहिए। अगर सिल्ट डेल्टा में नहीं पहुंचेगी तो मड फ्लड कहाँ बनेंगे? तो फिर तो सी इंट्रूजन होगा। सिंपल बताऊं, अगर पानी आप नीचे नहीं छोड़ेंगे तो समंदर पानी को लेने ऊपर आएगा। सिंपल। आप दरिया को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो दरिया को लेने के लिए समंदर ऊपर आएगा। 8 किलोमीटर सी इंट्रूजन हो चुकी है। ओके, अच्छा, तो ये सिर्फ कराची का ही ये मामला है या पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है? और एक चीज़ और इसी के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक प्लान है, UN का ये अपना क्या कहते हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का जो प्लान है, उसके साथ भी क्या आप कनेक्ट हैं और उधर से भी क्या आपको हेल्प मिलती है? देखिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूँ। मुझे तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है, कुछ इदारों ने सपोर्ट की है। सिंध गवर्नमेंट में भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने ऑन किया, सपोर्ट किया, तो ये बना, नहीं तो नहीं बन सकता था, क्योंकि माफिया से लड़ नहीं सकते हम।
طرح طرح کی مافیائیں ہیں. جو آپ نے بات کی کہ اور ممالک میں بھی کلائمیٹ امپیکٹ، پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہے. ایک لفظ یوز ہوتا ہے کلائمیٹ ایڈیپٹیشن، ٹھیک ہے، کلائمیٹ میٹیگیشن. میں ایڈیپٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایڈیپٹیشن کے لیے کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سائیکلونز آئیں گے، آپ کو پتا ہے کہ یہ 175 ملی میٹر بارش یا 600 ملی میٹر بارش کیا ہے. جکارتا میں 2500 بارش آتی ہے ملی میٹر، کولمبو میں 2200 آتی ہے، گوا میں پتہ نہیں 2100 آتی ہے. وہاں تو کچھ نہیں ہوتا. تو جب آپ 600 ملی میٹر بارش میں آپ کا یہ حال ہے تو اگر سائیکلون آ جائے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ بارش سے جو یہ حال ہوا ہے اس سے ہم بچ سکتے تھے، کیسے بچ سکتے تھے؟ تھوڑا سا اس کا حل بتائیے. جو ہاؤسنگ کالونیاں آپ نے بنائی ہیں، جو کنکریٹ کے، اور ہماری قوم بھی ایسی ہے، خوش ہے یار میرے 4 پلاٹ ہیں، میں نے وہاں پلاٹ بک کرایا ہے. پلاٹوں سے آپ پیسے کما رہے ہو، زمین سے پیسے کمانا چاہتے ہو، فیکٹریاں لگاؤ نا یار، کاروبار کرو، بزنس کرو. دیکھیں یہ سوسائٹی جو بن چکی ہے نا وہ تو نہیں ٹوٹ سکتی نا. ابھی کیا ہمارے پاس حل ہے؟ نہیں حل اس کو پانی توڑ رہا ہے نا، میں تو نہیں توڑ رہا. ہاں، تو ابھی کوئی آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ میرے پاس حل نہیں ہے. ٹیکنیکلی میں یہ بتاتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں انڈو کرنی پڑیں گی. آپ کو سب کریک کھولنی پڑیں گی، آپ کو لیگونز کھولنی پڑیں گی، آپ کو بڑی بات کر رہا ہوں کچھ ڈیمز بھی انڈو کرنے پڑیں گے. نہیں تو یہ انڈس ویلی ہے، انڈس ویلی، پاکستان از انڈس ویلی کنٹری. انڈس جو ہے نا وہ اپنا انڈس ڈیسائیڈ کرتا ہے. ایک وہ ہے خاتون ہے ایلس البینیا، اس نے کتاب لکھی ہے امپائرز آف انڈس. طے انڈس کرتا ہے، شیر دریا سے کہتے ہیں. رگ وید میں ذکر ہے اس کا. رگ وید گلوری میں بات کرتا ہے انڈس کے بارے میں. انڈس کوئی عام چیز تھوڑی ہے. انڈس اپنا راستہ دے، اگر آپ زیادہ پنگا کریں گے وہ راستہ ہی چینج کر دے گا. کئی دفعہ راستے چینج کیے ہیں اس نے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ اور موڈ یہی ہے دریا کا کہ راستہ چینج کرے. ٹھیک ہے. ابھی جو سیلاب آیا ہے یہ 2010 والے 1000 گنا زیادہ ہے. اس سے 1000 گنا زیادہ ہے. 2 مہینے کے بعد آپ بھی گھر میں اپنے لیے 1 سال کا کھانا غلہ رکھ لیں، آٹا نہیں ملے گا 2 مہینے کے بعد. امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے دوسرے. آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں امپورٹ کرنے کے. آپ تو تیل ہی امپورٹ نہیں کر سکتے. ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ جو عالمی امداد اوقات کیا ہے آپ کی؟ $1 بلین کے لیے آپ IMF کے آگے ایسے رگڑے کھا رہے ہیں. مجھ سے کسی نے کروائی تھی اسیسمنٹ ایکو ٹورزم کی، تو اسیسمنٹ میں آیا کہ $20 بلین پاکستان ٹورزم سے کما سکتا ہے. $20 بلین پر منتھ پر ایئر وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. 1 روپیہ بھی نہیں لگاؤ، صرف ٹورزم کو پروموٹ کرو اور لوگوں کو آنے دو. آپ کو پتا ہے پاکستان کا ویزا امریکہ سے زیادہ مشکل ملنا ہے. جی ہاں جی. ہمارے یہاں جو ندیاں بہ رہی ہیں نا شہد کی اور دودھ کی، تو وہ جو آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے وہ بند کیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ پوری بحث ہے. اس حوالے سے آپ دنیا بھر سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں. ایسی خوبصورت جگہ ہیں کہ جس فوڈ ٹورزم، جی ریلیجیس ٹورزم. آپ کو یہاں پہ ایئرپورٹس بنانے پڑیں گے جو کہ ڈائریکٹلی وہاں پہ لوگ لینڈ کریں. اور آپ بڑی بات بتاؤں؟ جی بتائیے. آپ حیران ہو جائیں گے. بتائیے کیجیے حیران. لاہور جو ہے اس کا فاؤنڈر رام کا بیٹا تھا. اچھا. رام جو ہے، رام ایک ہیومن بینگ تھا. ہی واز پروفیٹ اور واٹ ایور. بھگوان تو وہ ہندو مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. ہم اس کو پروفیٹ مان سکتے ہیں. اوکے. کیونکہ علامہ اقبال، یہ بھی ایک الگ وہ علامہ اقبال نے اس کو امام ہند کہا ہے اپنے شاعری میں. ان کا بیٹا تھا لو. ان کا تکیہ جو ہے لاہور میں. بابا گرو نانک جو جگہ ہے جو پریویس گورنمنٹ نے اس کو کھولا نا، وہ جو سکھوں کے لیے کرتارپور کی بات کر رہے ہیں. اچھا. بابا گرو نانک کی جگہ ہے نا. دیکھیں کتنے ٹورسٹ آتے ہیں جو سکھ ہیں. وہ تو پہلے ننکانہ صاحب ہے وہ. اچھا پھر آ جائیں بابا سری چند. ٹھٹا میں ان کا وہ ہے. سری چند جو ہے ان کے بڑے بیٹے تھے گرو نانک کے. ان کی اپنی ایک پنتھ ہے جس کو کہتے ہیں اپنا ادیسی. لاکھوں ادیسی ہیں. سب میرا خیال ہم ٹاپک سے کہیں دور جا رہے ہیں. ہمیں بات کرنی ہے. سوال یہ تھا کہ کیا 2010 کا جو سیلاب آیا تھا اس کا اور 2022 والا یہ سیلاب، کیا ان میں کوئی چیزیں کامن ہیں؟ یہ کچھ اگر 2010 سے کچھ سیکھا ہوتا تو 2022 میں ہم نقصانات سے بچ سکتے تھے. بالکل بچ سکتے. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اس وقت جو خراب چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ کنٹینیوس بارشیں ہوئی ہیں، تھرو آؤٹ ہوئی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ غلہ جو ہے
लोगों का जो पड़ा हुआ था वो चला गया है, मवेशी चले गए हैं, जो मवेशी बच गए हैं वो बीमारियों से मर रहे हैं या गला फॉडर न होने से मर रहे हैं, और पीछे पानी ज़्यादा खड़े होने की वजह से नेक्स्ट क्रॉप नहीं होगा, अगला क्रॉप नहीं होगा, और अगले क्रॉप से अगला क्रॉप भी नहीं होगा। तो अब हम फूड इनसिक्योरिटी में आ गए हैं। अच्छा, अभी वैसे जो ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं उसमें ये है कि जो हमारे बहन भाई जो इस वक्त मुतासिर हैं सैलाब से, उनको मच्छरदानियाँ चाहिए, क्योंकि अब मच्छर जो हैं पानी खड़े रहने की वजह से मच्छरों की भी फौज तैयार हो चुकी है और वो इंसानों पे ही हमला कर रही है, और अभी इससे बचना होगा, अदरवाइज़ जो है वो मलेरिया की तरफ और दूसरी मलेरिया हो गई है, शुरू हो जाएगा। तो खैर इस वक्त हम क्या सीख सकते हैं इस सैलाब से? आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम क्या बेहतर मनसूबा बंदी जो है वो कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम माहौलियाती निज़ाम की बहाली के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मसूद लोहार साहब। मसूद साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के हवाले से, जहाँ मतलब करोड़ों लोग मुतासर हुए हैं, लोगों के लाखों में जो ख़ानदान जो है वो तबाह हो गए। सर ये बताएं कि इस सैलाब से हमने क्या सीखा है और क्या अभी भी हम क्या सीख सकते हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसी तबाहियों से बच सकें? देखें, सीखने से पहले तो अभी जो नेक्स्ट 5-6 महीनों में होने वाला है, मैं तो हुकूमत को कहता हूँ उसके लिए प्रिपेयर रहें। अच्छा, एक होगी अनारकी ये होगी कि अब रोड देखिए, नेशनल हाईवेज आपके बढ़ गए हैं, यानी कि आवर कम्युनिकेशन लाइन, आवर सप्लाई चेन इज ब्रोकन। ठीक है, तो अब तो पहले आप जो ये सिस्टम जो है उसको ठीक करें ताकि कम्युनिकेशन हो। सर इसको तो कर ही रहे होंगे और प्लानिंग में होगा। उसके बाद ये कि अनारकी इसलिए होगी कि लोग, अब मैंने आपको बताया कि प्राइसेस बढ़ा दी हैं चीज़ों की, खाना नहीं मिल रहा, मलेरिया की बाकायदा इतनी ज़्यादा हो गई है कि मवेशी भी मलेरिया की वजह से मर रहे हैं जी। तो अब सबसे पहले वो जो रिलीफ है वो इमीडिएट अगर लोगों को नहीं पहुंचा तो लोग आएंगे शहरों की तरफ, वो भी बड़े शहरों की तरफ, क्योंकि छोटे शहर खुद डूब गए हैं। तो बड़े शहर का मतलब है कि 3-4 बड़े शहर, हमारा जो कराची, हैदराबाद तक डूबा हुआ है, तो सब कराची है इस वक्त। कराची आएंगे। ये ऑलरेडी करोड़ों लोगों का जो बोझ जो है वो इसने अपने कंधों पे उठाया हुआ है इस शहर में। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक सूरत अनारकी की होने वाली है। दूसरा होने वाला है फूड शॉर्टेज। तो फूड शॉर्टेज के लिए अभी तक से रेडी रहें, क्योंकि डेफिनेट फूड, आपको अभी टमाटर के नहीं पता कि टमाटर सेब से ज्यादा महंगा है। कुछ अरसे के बाद से जो है प्याज जो है आपको मिलेगी नहीं मार्केट में, खाएंगे क्या आप? सही है सर, ये तो चलिए हम हुक्मरानों से ये उम्मीद लगाते हैं कि आलमी जो मदद आ रही है इससे आप बाहर से शायद चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे। ये खाने पीने के ज़रूरी मुल्क हैं और हमें ज़राअत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हैं बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ये वैसे ही एक बड़ी ऑड सी बात है, बट खैर मजबूरी है, अल्लाह ताला मजबूरी से निकाले हमें। ये जो पानी खड़ा है कई फुट पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब के इलाकों में, KPK के इलाकों में, ये कैसे निकलेगा? ये धूप से ही उठेगा या कुछ इसका जवाब देने से पहले मैं एक और आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हमने सीखा क्या 2010 से। 2010 पिछले सवाल का जवाब दे रहे हैं। 2010 में मैं उस वक्त मैंने खुद रिलीफ में था, मैं UN के प्रोग्राम का हेड था, मैंने खुद वहाँ घर बनाए, लोगों को पहुंचा, NGOs पहुंची। उस वक्त NGOs को खुला था और डोनर्स थे। तो पहले ही दिन से ना लोग पहुंच गए, मतलब छोटी छोटी NGOs पहुंच गई, वो उधर दे रहा है, वो उधर दे रहा है, वो उधर दे रहा है, बाहर के डोनर्स आ गए, NGOs आ गई। उससे हमने लर्न किया कि चूंकि वो रिलीफ मिला था तो हमने 5-6 साल पहले, बल्कि 6-8 साल पहले NGOs के ऊपर जो है पाबंदियां लगा दी। हजारों NGOs डी रजिस्टर हो गई, NGOs को भगा दिया, डोनर्स को भगा दिया। इस वक्त अगर मैं एक NGO हूँ, मुझे किसी ने फंड देना है बाहर से भी, तो पहले इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से मैं जाके
लुंगाइनो सी। आपको पता नहीं क्यों हुआ था, ये हुकूमत ने ये एक्शन क्यों लिया था? जी, ये हुकूमत ने इसलिए एक्शन लिया था कि बाहर से दौलत जो पाकिस्तान में आ रही थी इन एनजीओस के नाम पे, जिसमें बहुत ज़्यादा एक तो करप्शन हो रही थी, दूसरा मुल्की हालात और ये अपना सिक्योरिटी के पेश नज़र इन्होंने ये बाहर से आने वाली रकमें इन्होंने बंद की। बंद गई, ऐसे बंद कर दी ना, हाँ। ठीक है, भला आपने किया, लेकिन ये कि उसके तरीके को स्मार्ट तरीका यूज करें ना। यू हैव स्टेट बैंक, यू हैव डिजिटल फुटप्रिंट, मेनी थिंग्स कैन बी डन। अब अगर आप एनजीओस को ही बंद कर देंगे, आप एक सिस्टम को, सिविल सोसाइटी को बंद कर देंगे, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। अब आप बताएं। मगर सर हम देखें, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहां ऐसे ही हल किए जाते हैं। यूट्यूब पे 4 लिंक्स से हमें मसला था, हमने वो लिंक्स जो है ना वो हर जगह से ब्लॉक नहीं किए, पूरा यूट्यूब सालों के लिए बंद कर दिया, जी। है ना। हम तो मतलब उस कंट्री में रहते हैं, तो हमें वो अमरीकी शहरियों वाली जो डिमांड्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो हमें अपनी साइड पे ही रखनी चाहिए। हमें वो पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के हम हैं वैसे ही हम आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ आ रहे हैं। इमीडिएट सोल्यूशन ये है कि एक इमीडिएट, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जितने भी सबको, मैं टेक्निकल जिम्मेदार आदमी हूँ, मैंने काम किया है, इमीडिएट बेसिस पे एनजीओस को वापस करें, ठीक है, छोड़ें। बाकी आपने देखना उसको कोई तरीका करें, क्योंकि एनजीओ एकदम पहुंच जाएंगे ना, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे एनजीओ हैं, पहुंच जाएंगे। उनके पास डाटा है, अपने अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं उनके, कोई सेहत के बारे में काम कर रहा है तो उससे सेहत के हवाले से उनके पास डाटा है कि इस जगह पे इतने लोग हैं, इतने जो हैं वो इस गुर्बत की सतह से नीचे हैं, इतने बेहतर हैं, इनको इस चीज की जरूरत है। उन्होंने रिसर्च की हुई है सबने अपनी अपनी, तो इनको फ्री हैंड देना चाहिए इस वक्त। बिल्कुल मैं आपके पास इत्तेफाक करता हूँ, बाहर से फंड्स आने चाहिए, लोग मदद करना चाहिए। पानी का आपने सवाल किया, पानी कहाँ जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरकार पानी कहाँ जाता है? जो भी आता है पानी वापस ऊपर ही जाता है, समंदर की तरफ उड़ता है। अच्छा, पानी समंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। नाइल दरिया जो है, नील दरिया, कहाँ से निकलता है, कहाँ पहुंचता है? ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, तग़य्युराती तब्दीलियों की वजह से ये सारा कुछ जो है वो हमें देखना पड़ रहा है, क्या ज़लज़ले वगैरह जो हैं वो उनको भी हम लोग दावत दे रहे हैं आने वाले वक्त में? बिल्कुल दे रहे हैं। जैसे उन जगहों पे जहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे कराची है, कराची इज अर्थक्वेक जोन बी, ग्वादर इज अर्थक्वेक जोन ए। अच्छा, अर्थक्वेक जोन ए का मतलब पता क्या है? कि 5 की 4, 4.5 की एक्टिविटी डेली हो रही हो, तो अभी भी हो रही है, वहां पे होती है। आप अभी जाके गूगल पे लिखें अर्थक्वेक इन पाकिस्तान, तो आज की डेटा आएगी कि आज ग्वादर में कितना झटका आ रहा था। अच्छा, अर्थक्वेक जोन बी में ये होता है कि फॉल्ट लाइन जो है वो होता है, अब जैसे अलाबंद फॉल्ट यहाँ पे है, ठीक है, और 4 माइनर फॉल्ट्स हैं, एक मेजर फॉल्ट है। अब हम क्लिफ्टन एरिया और ये सारा जो कोस्टल एरिया है, ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। अब आपने लेन रिक्लेम करते 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 आप समंदर में अंदर गए, तो टाइडल प्रेशर होता है ना, टाइडल, ये हमको दुबई ये नहीं है, दुबई इज डिफरेंट, उसका इस क्लाइमेट डिफरेंट है। तो टाइडल प्रेशर जो है नीचे, जब आप ऊपर उसको करेंगे तो टाइड तो पीछे जाएगी, लेकिन नीचे तो वो प्रेशर डालेगा, तो वो प्रेशर जो है वो ट्रिगर करता है उसको, फॉल्ट लाइन को। ये ऐसे है कि जैसे शीशे का जग हो, उसमें दरार पड़ी हो, अगर आप उसको ठोंगा मारेंगे तो वही दरार वाली जगह से ही टूटेगा। सही है। तो क्या इससे बचाव मुमकिन है? ज़लज़लों से तो मेरा ख्याल है कि बचाव मुमकिन नहीं होगा, ये तो कुदरती बचाव तो देखिए, हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक लफ्ज यूज होता है, डिजास्टर की तो अजाब तो हर जगह आ सकता है ना, उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक, हमारे नुकसानात से बचा जा सकता है, कम किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि हम अगर उसको दावत दे रहे हैं कि यार आ जाओ, तो दावत हम दे चुके हैं, बल्कि दे रहे हैं। कैसे दावत कैसे दे रहे हैं? बोला हम, आप 1940s का मैप देख लें, अच्छा, कराची का, और आज का मैप देख लें, कि देखें कि हम अंदर कितना गए हैं समंदर के। हाँ, तो इस तरह तो दुबई में भी रिक्लेम्ड एरियाज हैं, वो वहां पे दुबई कोई फॉल्ट लाइन के ऊपर थोड़ी है। दुबई इज अ डेजर्ट ऑन वन हैंड। अच्छा, प्रेसिपिटेशन उसकी है ही नहीं, वहां तो बारिशें नहीं होती थी, डेजर्ट क्यों है? दुबई कोई डेल्टा है उधर, कोई रिवर इंडस है। अच्छा, मौसम वहां का भी बदला है, पूरी दुनिया का बदला है। हाँ। लेकिन दुबई से आप कर ही नहीं सकते मैच, उनका तो क्लाइम, उसका टोटली डिफरेंट है इकोसिस्टम।
अच्छा, ओके। यहाँ जो ये अफलातून, अगेन मैं लफ्ज कहता हूँ ना, अफलातून टीवी पे आके जो बोलते हैं कि जी वो दुबई में हो रहा है, भाई दुबई की इकोलॉजी अलग है, दुबई का वो तो डेजर्ट है, वहाँ तो कोई दरिया भी नहीं है। ठीक सर, थैंक यू सो मच। आप क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे सिंध और कराची में आप माहौलियाती जो निज़ाम है इसकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए नेक तमन्नाएं। और दोस्तों यकीनन आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। जो फीडबैक है प्रोग्राम के हवाले से हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा, www.facebook.com/newscafe। मुझे फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को बिल्कुल इजाज़त नहीं दीजिएगा। हम वक्फे के बाद दोबारा आने वाले हैं। बशीर फारूकी साहब से मुलाकात होगी। आपसे कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।